आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहार शुरू होते ही शुरू हो जाती है शॉपिंग। घर के लिए नया फ्रिज, टीवी लाना है, अपने लिए कपड़े, नई ज्वेलरी, बच्चों, परिवार, दोस्तों के लिए ढेरों गिफ्ट और सामान खरीदने का समय आ गया है। मतलब फुल ऑन खर्चा। तो जाहिर है फेस्टिव सीजन में आपका पर्सनल बजट हो जाता है टाइट, और इसी खर्च को मुनाफे में बदलने की पूरी प्लानिंग हम आपके लिए करने जा रहे हैं। ऐसी शॉपिंग लिस्ट जो सिर्फ खर्चा नहीं बल्कि मालामाल कराएगी। तो इस त्योहारी सीजन कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप हर त्योहारी सीजन पर दोगुनी तिगुनी रकम बना सकते हैं? क्या है फ्लेवर ऑफ द सीजन फंड? बताने के लिए आज हमारे साथ हैं गजेंद्र कोठारी, एमडी एंड सीईओ एटिका वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। गजेंद्र, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के इस स्पेशल एपिसोड में। हर त्योहार में हर कोई यही सोचता है कि अब तो खर्चे का टाइम आ गया है और बजट हो जाएगा टोटली मिसमैच। लेकिन हमने सोचा क्यों ना अपने जितने भी दर्शक हैं उनको ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे कि वो खर्च तो करें लेकिन निवेश करके अपनी रकम अगले त्योहार तक दुगनी और तिगुनी भी कर पाएं। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि त्योहारी सीजन में अगर किसी को म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करनी है तो कौन से ऐसे फंड्स हैं जो फ्लेवर ऑफ द सीजन कहे जा सकते हैं? बिल्कुल स्वाति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। त्योहारी सीजन में खपत बढ़ जाती है, लोग रोज़मर्रा के बदले काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं। ये एक ऐसा वक्त आता है जब बहुत सारे फेस्टिवल्स एक साथ आते हैं और दिवाली जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है हमारे देश में, उस वक्त बहुत सारे कर्मचारियों को बोनस मिलता है। जो मज़दूर हैं उन्हें भी सालाना जो बोनस मिलता है, तो वो बोनस खर्चे के लिए वो लोग प्लान करते हैं। दशहरा के टाइम पर लोग नया घर में शिफ्ट होते हैं, लोग नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह का भी कंजम्पशन बढ़ता है। तो जितने भी हम सेल्स देख रहे हैं, जो भी कंपनीज़ हैं जो ये कंज्यूमर सेगमेंट में हैं, उनके जो तिमाही रिजल्ट होते हैं जो अक्टूबर से दिसंबर होते हैं, वो उनका एक गोल्डन पीरियड होता है। इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छा पिकअप करता है, उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। और इन दिनों में हम देख रहे हैं कि ये जो सेल है ये काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने लगी है। अमेज़ॉन कह लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे जो कि बहुत बड़ा 3 दिन का एक्स्ट्रावेगेंजा होता है, या फिर पेटीएम का सेल, तो काफ़ी ज़्यादा सेल हो जाती है। तो अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि हम चाहेंगे कि हम इसमें से कमाई कैसे कर सकें। हम दर्शक को ये बताते हैं कि आप बिल्कुल खर्चा कीजिए, खर्चे में कमी मत रखिए, बट जिन कंपनियों के सामान आप खरीद रहे हैं, अगर आप उनके शेयर होल्डर्स बनते हैं या निवेशक बनते हैं उसमें, तो आपको फ़ायदा वापस आपके घर पर ही आता है। हाँ। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप कंजम्पशन थीम के जो फंड्स हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो सपोज आप तनिष्क में जाके ज्वेलरी खरीदते हैं, या फिर हीरो होंडा की मोटरसाइकिल खरीदते हैं, या मारुति की गाड़ी खरीदते हैं, और अगर आप उन्हीं कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आपके फंड में ये शेयर्स कंपनीज के लिए हुए हैं, तो आपको रिटर्न्स दिखता है। और ये जो थीम है, ये इसको सेक्टर फंड नहीं कहते हैं स्वाति जी, ये थीमेटिक फंड हो गए। इसके अंदर एक सेक्टर नहीं होता है, इसके अंदर कई सारे सेक्टर्स आते हैं, इसलिए रिस्क भी प्योर सेक्टर फंड के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है। और अगर हम ये फंड्स के परफॉर्मेंस देखें लास्ट 1 साल का, 3 साल का, 5 साल या 10 साल का, ये फंड्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिए हैं, लगभग ऊपरी डबल डिजिट यानी 17-18% के आसपास लंबे समय का रिटर्न्स भी आया है इस फंड में। तो अगर निवेशक ये पोर्टफोलियो में लगाते हैं, एक सुझाव ये है कि वो अपनी पूरी रकम का 10 से 20% मैक्सिमम हिस्सा ही इस फंड में लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। और SIP के जरिए आप निवेश कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और गजेंद्र, आप बता रहे हैं कि अगर हम फ्लेवर ऑफ द सीजन की बात करें, कंजम्पशन फंड्स में त्योहारी सीजन में निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है। थोड़ा सा और डिटेल में आराम से दर्शकों को समझाते हैं। अब आपने बताया कि हाँ, क्योंकि इस टाइम पर खपत बढ़ जाती है और जो आप सामान खरीद रहे हैं उन्हीं की कंपनीज में उस पे अगर निवेश करते हैं तो खर्चे के साथ साथ रकम दुगनी और तिगनी भी की जा सकती है। तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है? कंजम्पशन फंड मतलब मैं आम इंसान के समझ के लिए आपसे एक बार फिर से समझना चाहती हूँ कि कंजम्पशन फंड्स होते किस प्रकार के फंड्स हैं? हमने इक्विटी फंड सुना है, डेट फंड सुना है, हम बैलेंस फंड सुनते हैं। कंजम्पशन फंड्स एज अ कैटेगरी अगर हम समझना चाहें तो
कौन से फंड्स हैं और कहां पर ये निवेश करते हैं फंड्स? बिल्कुल, कंजम्पशन फंड स्वाति जी इक्विटी फंड्स का ही एक हिस्सा है। इक्विटी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सारे सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं, बट अगर आप कंजम्पशन फोकस्ड फंड ला रहे हैं तो आपका जो फोकस रहता है वो इसी थीम पे रहता है, और जो भी कंपनियां कंज्यूमर से जुड़ी हुई हैं जिससे कंज्यूमर की परचेज करने से फ़ायदा होता है, जैसा कि मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हो गई, एफएमसीजी कंपनीज हो गई, फार्मा एंड हेल्थ केयर भी इसमें आते हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये कंजम्पशन का पार्ट होती है। चाहे आप एक शर्ट खरीद रहे हैं, एक जूते खरीद रहे हैं, ये जितने भी कंपनीज हैं इनको मिला के कंजम्पशन होता है। और अगर मैं आपको बताऊं स्वाति जी, इंडिया में तो अभी ये कंजम्पशन ट्रेंड स्टार्ट ही हुआ है। चाइना में तो ऑलरेडी 10 गुना इससे ज़्यादा है, और वहाँ जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं सब अभी चाइना पे फोकस कर रही हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एप्पल ने जो रिसेंटली आईफोन्स लॉन्च किए हैं उसकी सबसे ज़्यादा सेल चाइना में आती है, क्योंकि लोग अब हायर एंड स्पेंडिंग की तरफ जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? जब हमारी पर कैपिटा जीडीपी जो एक आम आदमी इंडिया में कमाता है, अगर उसकी जो रकम है वो डबल हो जाए तो उसके जो ज़रूरतमंद खर्च होते हैं वो डबल नहीं होते हैं, बट बाकी जो खर्चे हैं, जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले आप शायद महीने में एक बार रेस्टोरेंट जाते थे, बट अभी ये ट्रेंड आ गया कि आप हफ्ते में एक बार जा रहे हैं। तो ये जो ऊपर के खर्चे हैं ये काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो इससे कंजम्पशन कंपनीज को बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आप कंजम्पशन फोकस फंड में निवेश कर रहे हैं तो एज ए यूनिट होल्डर आपको भी इसमें लाभ मिलता है। लेकिन जो निवेशक हैं जो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, आपसे भी जो राय लेते होंगे, कंजम्पशन फंड के बारे में लोगों की समझ कितनी ज़्यादा है? क्या एक्चुअली लोग अपने पोर्टफोलियो में कंजम्पशन फंड शामिल करने के इच्छुक होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, या उन्हें नॉलेज ही नहीं है इसकी? बिल्कुल सही कहा आपने। नॉर्मल रिटेल निवेशक जो है उन्हें हम एज एन एडवाइज़र मना करते हैं, क्योंकि उनके लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड सही रहते हैं। बट अगर कोई जानकार निवेशक है जिन्हें मार्केट्स की थोड़ी अच्छी समझ है, म्यूचुअल फंड्स की अच्छी समझ है, लॉन्ग टर्म वो होल्ड कर सकते हैं, पेशेंस रखते हैं, उन निवेशकों को हम सुझाव देते हैं कि आप 10% जो अपना पैसा है कंजम्पशन फंड्स में लगा सकते हैं। और ये फंड्स थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, क्योंकि कोई कारण से अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है तो कंजम्पशन फंड्स भी हिट होते हैं, और फंड मैनेजर के पास इसमें कंजम्पशन के अलावा वो कहीं और जा नहीं सकते, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच उनको अपनाना पड़ता है। तो इसीलिए हम जो समझदार निवेशक हैं जिनको इसकी आइडिया है उन्हें ही हम ये फंड्स रेकमेंड करते हैं। ओके, और जैसा आपने कहा कि पोर्टफोलियो में 10 से 20% से ज़्यादा कंजम्पशन फंड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एक समझदार और एक जानकार जो निवेशक है उसके लिए कंजम्पशन फंड जैसे फंड काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं। पर जो नया निवेशक है उनके लिए हम फ्लेवर ऑफ द सीजन क्यों दूर रखें? क्या उनको कुछ आप टिप्स देंगे? अगर कंजम्पशन फंड जैसे फंड्स में इनको निवेश करना है एक नए निवेशक को, तो किन बातों का ध्यान रखें? बिल्कुल स्वाति जी, जो नए निवेशक हैं वो अगर कंजम्पशन फंड की स्टोरी से लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें मेरा सुझाव ये रहेगा कि शुरुआती तौर पे आप 5 से 10% से ज़्यादा इस थीम में पैसे ना लगाएं। दूसरी बात, आप SIP के जरिए ही निवेश करें। तीसरी बात, जब आप कंजम्पशन फंड में लगाते हैं तो आपका नज़रिया कम से कम 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल में कंजम्पशन फंड ने लगभग 18% का रिटर्न दिया है। तो हो सकता है आने वाले 1 साल अगर बाज़ार नहीं चलते हैं, इक्विटी मार्केट नहीं चलते हैं, तो कंजम्पशन फंड्स भी हो सकता है कि रिटर्न्स ना दे पाएँ। आपका रिटर्न्स लो सिंगल डिजिट में आ सकता है या आपका रिटर्न्स नहीं भी आ सकता है। तो आप घबराएं नहीं। अगर आप अपनी SIP चालू रखते हैं, 3 से 5 साल की अवधि रखते हैं, तो उसमें आपको ज़रूर लाभ होगा। ओके, और कौन से फंड्स, कंजम्पशन फंड्स अभी मार्केट में है, और इनके इनफैक्ट उसके रिटर्न्स भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम अच्छे परफॉर्मेंस वाले कंजम्पशन फंड्स की बात करें तो कुछ फंड्स के नाम हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, वैसे तो काफ़ी म्यूचुअल फंड्स ने कंजम्पशन फंड्स लॉन्च किए हैं, और उनके परफॉर्मेंस भी जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा रहा है। करीबन आज की तारीख में 9 से 10 कंजम्पशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं भारत में।
हमारी रिसर्च के हिसाब से आप ये 3 फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। एक मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड है, सुंदरम रूरल एंड कंजम्पशन फंड है। ये काफ़ी यूनिक है क्योंकि इसमें फोकस रूरल सेक्टर पे भी है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी का फोकस लास्ट 1 साल में काफ़ी रूरल की तरफ रहा है। एमएसपी जो हाइक हुई है उससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो रूरल इंडिया में कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो इससे कंपनियों को काफ़ी फायदा होगा। और जो थर्ड है वो एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड है। इन तीनों फंड में से किसी भी एक फंड में आप निवेश कर सकते हैं और उसमें आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो गजेंद्र, आपके पसंदीदा फंड जो आपने दर्शकों को रेकमेंड किया कंजम्पशन फंड्स वो है मिराई एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, सुंदरम रूरल एंड कंजम्पशन फंड एंड एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड। इनफैक्ट जो मार्केट में कुछ और कंजम्पशन फंड्स है उनके भी नाम और इनफैक्ट उनके जो रिटर्न्स रहे हैं पिछले 3 और 5 साल में वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और ऐसे कुछ फंड्स में जिसमें आप निवेश कर सकते हैं कंजम्पशन फंड्स में त्योहारी सीजन में स्पेशली, क्योंकि कंजम्पशन फंड्स जो होते हैं जो जहां पर आप खरीदारी करते हैं और खरीदारी के साथ साथ ऐसे फंड्स का प्रदर्शन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। एबीएसएल इंडिया जेन नेक्स्ट 3 साल का रिटर्न लगभग 16.5% और 5 साल का रिटर्न लगभग 25% का देखा गया है। वही कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड फंड एक और फंड है मार्केट में जिसमें 3 साल का रिटर्न भी आप देख सकते हैं क्लोज टू 18%, 5 साल का रिटर्न लगभग 25% तक दर्ज किया है इस फंड ने। मिराई एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड जो कि गजेंद्र की पसंद है उसका भी आप देख सकते हैं 3 साल का रिटर्न लगभग 19.5% और 5 साल का रिटर्न लगभग 23% यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। रिलायंस कंजम्पशन फंड एक और फंड है जिसको आप सोच सकते हैं 3 साल का रिटर्न लगभग 10.5% और 5 साल का रिटर्न इसमें क्लोज टू 17% इस फंड ने दर्ज किया है। रिलायंस ईटीएफ कंजम्पशन फंड की बात करें तो 3 साल का रिटर्न इसका 17 to 18% के बीच यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। ये कुछ फंड्स है कंजम्पशन फंड जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड एक और फंड है जो कि गजेंद्र की पसंद रही है। 3 साल का रिटर्न क्लोज टू 19% और 5 साल का रिटर्न अराउंड 20% इसमें दर्ज किया गया है। ये कुछ ऐसे फंड्स है। वहीं सुंदरम रूरल एंड कंजम्पशन फंड एक और फंड जो गजेंद्र की पसंद रही है वो अराउंड 3 साल का क्लोज टू 20% और 5 साल का रिटर्न क्लोज टू 26% दर्ज किया गया है। तो कंजम्पशन फंड्स के पिछले 3 और 5 साल के रिटर्न के हिसाब से आप डेफिनेटली अपने लिए एक अच्छा कंजम्पशन फंड चूज कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो पुराने निवेशक हैं और जो नए निवेशक हैं उनको बहुत सोच समझकर ऐसे फंड्स में यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आने वाले टाइम में ये तो हम पिछले 3 और 5 साल के रिटर्न की बात कर रहे हैं। आपने बोला डेफिनेटली क्योंकि अब ये तो ट्रेंड शुरू ही हुआ है। आप अगले आने वाले 1-2 साल में ट्रेंड कहां पर जाता हुआ देखते हैं गजेंद्र, ये हमें आखिर में बताइए। जी बिल्कुल, आने वाले 1-2 साल में ये ट्रेंड और बढ़ेगा ही। कंजम्पशन की तरफ लोगों का काफ़ी रुझान रहा है। अभी की हम नौजवान युवतियों की बात करें तो जो सैलरी आती है, जो इनकम आती है, लोग तुरंत उसको खर्च करने की देखते हैं। नए गैजेट्स, नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नई गाड़ी खरीदना। और अभी हमने देखा है कि हाल ही में लोग लोन लेके भी ये करना चाहते हैं, लोग इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं। तो इस त्योहारी सीज़न में हमने देखा है कि काफ़ी जो कंज्यूमर्स हैं वो पर्सनल लोन लेते हैं, ये ईएमआई पे ये सारे सामान खरीदते हैं। तो ये कंजम्पशन बढ़ेगा ही। और अगर हम हमारे देश को बाकी देशों से कंपेयर करें तो हम पूरे जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो व्हीकल्स हो, चाहे वाइट गुड्स हो, चाहे मोबाइल डिवाइसेस हो, हम सभी आंकड़ों में काफ़ी नीचे हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ ऊपर ही जा सकते हैं स्वाति जी। और जो एक रेवोल्यूशन आएगा 3-4-5 सालों में, अगर आप ये सब फंड्स में बने हुए हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिखेगा। हो सकता है नियर टर्म में 6 मंथ्स या 12 मंथ्स में हो सकता है उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि अगर इक्विटी बाजार अच्छा नहीं कर रहा है तो आपके फंड्स भी शायद अच्छे नहीं कर सकते हैं। बट स्टोरी काफ़ी सेक्युलर है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है इस पे। ओके, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कंजम्पशन फंड का प्रदर्शन और कैसे वो आने वाले 1-2 साल में ट्रेंड देखते हैं गजेंद्र, उस पर हमने चर्चा की है। और अब दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं अपने शो में। हमारे साथ पहले दर्शक राजीव कुमार सिंह बिहार छपरा से शामिल है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया मैम।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपने सवाल अपना भेजा था, आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, जरा थोड़ा बताएंगे कब से आपका निवेश है, कब तक निवेश रखना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं आपके? मैम मैं ये निवेश मैंने इसी महीने स्टार्ट किया है मैंने आपका प्रोग्राम देख देख के मैंने ये किया है। शुक्रिया। जो हाँ। मतलब SBI ब्लू चिप में 2000 है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 2000 और कोटक मल्टी कैप स्टैंडर्ड मल्टी कैप में 3 फंड में निवेश शुरू किया है मैंने मैम। ओके। ये 15 साल तक के लिए मैं करना चाहता हूँ मैम। 15 साल, कुछ खास लक्ष्य के लिए 1 करोड़ रुपए जो आपको चाहिए? मतलब हाँ, ये घर और बच्चों की एजुकेशन के लिए दोनों मिक्स करना है मैम। घर और बच्चों की एजुकेशन, 15 साल का लक्ष्य गजेंद्र इनका है। 3 फंड से इन्होंने शुरुआत की है। कैसे फंड्स आपको लग रहे हैं इनके, और जितनी राशि इन्होंने निवेश की है उस हिसाब से 15 साल में 1 करोड़ इकट्ठा कर पाएंगे? जी बिल्कुल स्वाति जी। राजीव जी, मुझे खुशी है कि आपने SIP के जरिए आपने निवेश शुरू किया है। आपको जो 1 करोड़ की रकम चाहिए 15 साल के लिए, उसके लिए आपको लगभग 20,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट आपको SIP करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल आपने 6,000 की है, तो इसको आपको स्लोली 20,000 तक लेके जाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी बड़ी रकम है, बट अगर आप 20,000 से शुरू नहीं कर सकते हैं तो अगर आप 13,000 की SIP भी मंथली करते हैं और उसको हर साल 10% से बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आप अपनी SIP बढ़ाते हैं, तो भी आप ये लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक आपके फंड्स का सिलेक्शन का सवाल है, मुझे काफ़ी खुशी है कि आपने बहुत सही फंड्स चुने हैं। आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। आपका जो SBI ब्लू चिप फंड है वो एक लार्ज कैप फंड है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ मिड कैप स्पेस में आता है, और मल्टी कैप फंड लार्ज कैप, मिड और स्मॉल कैप तीनों में करता है। ये काफ़ी अच्छे फंड्स रहे हैं, काफ़ी इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और आप इन फंड में बने रह सकते हैं। नए फंड्स आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि हाल ही में आपने शुरू किया तो अभी फ़िलहाल आपको शायद रिटर्न्स नहीं दिख रहा होगा, और हो सकता है आने वाले 1 साल 2 साल भी पेनफुल रहें, बट चूंकि आपका लक्ष्य 15 साल का है, आप इसमें बने रहें, घबराएं नहीं, SIP जारी रखिए, और जब जब कोशिश हो सके उसको बढ़ाइए। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप 15 साल में 1 करोड़ आराम से जमा कर सकते हैं। ओके राजीव जी, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और आपका गोल आपको हासिल करने में जो एक्सपर्ट एडवाइस दी है उसको आप अच्छे से आगे बढ़ाएं, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगले कॉलर से बात करते हैं, जोधपुर से सत्यवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप? बस मैम बहुत बढ़िया हूँ। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार, बताइए आपने कब से निवेश की शुरुआत की है? निवेश की शुरुआत मैंने मैम 2016 से की है। ओके। और अभी मैं 10,000 पर मंथ का SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो 5 फंड मैंने चूज किए हैं, 2 Okay. कोटक महिंद्रा और 2 आदित्य बिरला और 1 HDFC मिड कैप फंड है। ठीक है। और और ये मेरे कब तक निवेश करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य हैं आपके? निवेश मेरा 10 साल का लक्ष्य है 1 करोड़ के लिए। 10 साल में कुछ खास लक्ष्य के लिए? जी 1 करोड़ रुपए के लिए मैम। 1 करोड़ रुपए किस लिए चाहिए आपको? कोई निवेश का लक्ष्य रखा है? जी, एक तो बच्चे की पढ़ाई के लिए और एक मतलब हाउस के लिए, घर के लिए। घर और बच्चों की पढ़ाई। एक और हमारे दर्शक ऐसे हैं गजेंद्र, जिनको इन 2 लक्ष्य के लिए रकम इकट्ठी करनी है। 10 साल में 1 करोड़ रुपए, 7 फंड हैं इनके, आपके पास भी इसकी डिटेल्स हैं, और निवेश 10,000 रुपए का। इनकी स्ट्रैटेजी कैसी लग रही है और फंड्स कैसे हैं? बिल्कुल सत्यवीर सिंह जी, आपने कुल मिला के 7 फंड में निवेश किया है। हमारे राय के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है। कई बार हमने शो पे देखा है कि दर्शक समझते हैं कि ज़्यादा फंड्स होने से पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा रहता है। ये सही तरीका नहीं है। जब आप एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वो उसका मतलब ही आपका डाइवर्सिफिकेशन है। एक फंड में डालने का मतलब आप 40-50 कंपनीज़ में निवेश कर रहे हैं, आपका पैसा इतनी कंपनीज़ में जाता है। तो अगर आप 7 कंपनीज़ में डालते हैं तो ऐसा देखा गया कि 50% पोर्टफोलियो आपका सेम होता है सारे पोर्टफोलियोज में, तो आपका डुप्लीकेशन हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो फ़िलहाल आपके फंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इसमें ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हो सकता तो आप कम ही कीजिएगा, बट अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं तो आप बने रह सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में हो सकता है काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास ये 6-7 फंड्स हैं,
हमेशा 2-3 फंड अच्छा करेंगे, 2-3 फंड एवरेज करेंगे, 1-2 फंड अच्छा नहीं करेंगे। ये हर पोर्टफोलियो में होता है। सारे फंड्स एक साथ में कभी अच्छा नहीं करते हैं, ये सारे फंड्स एक साथ में कभी खराब नहीं करते हैं। आपको जो रिटर्न देखना है, ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न देखना है। अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा है तो 2-3 साल तक आपको फंड्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में फंड्स अच्छा नहीं करें तो ही आप बदलें। 3 साल तक आप उसको ऑब्जर्व करें। 3 साल में अगर आपको अच्छा रिटर्न नहीं आया है कंपेयर टू अदर फंड्स तो फिर आप उसको फेयर बदल कर सकते हैं। जहाँ तक आपका 1 करोड़ का लक्ष्य का सवाल है, फिलहाल जो आप 12,000 की SIP करें उसके हिसाब से आपको 20 साल लग जाएंगे सत्यवीर जी, आपको 1 करोड़ जमा करने में। तो अगर आपको 10 साल में जमा करने हैं तो आपको ये SIP रकम काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी, तभी 10 साल में आपके ये गोल्स मुमकिन हो पाएंगे। चलिए सत्यवीर जी, जो थोड़ा सा बदलाव करना है अपने पोर्टफोलियो में वो करके निवेश को आगे बढ़ाइए और ऑल द वेरी बेस्ट आपको। अगले कॉलर से बात करते हैं, लुधियाना से लवनीश शर्मा हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए क्या जानना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। अच्छा, एक्चुअली मैम मेरे 3 गोल हैं। एक रिटायरमेंट के लिए, तो अभी मेरी एज 30 ईयर है, तो 30 ईयर है अभी रिटायरमेंट के लिए। ओके। और मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा NPS जाता है 7,000 पर मंथ। ठीक है। NPS टाइप 1, तो वो हर एवरी ईयर वो 10% इंक्रीज होगा अप्रोक्सीमेटली। और मैं 2,000 रुपए स्मॉल कैप में SBI के लगाया हुआ है मैंने रिटायरमेंट के लिए 30 ईयर के लिए। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ इन दोनों की अमाउंट 60 की एज में कितनी बन जाएगी। और दूसरी मैं 15,000 इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता हूँ मंथली। और मेरे 2 गोल है, 10 साल के बाद मेरे को 25 लाख चाहिए। 10-15 साल में आपको लगभग 25-30 लाख रुपए की रकम चाहिए। जी मैम। ठीक है, तो गजेंद्र बताइए 15,000 रुपए का निवेश कैसे लक्ष्य हासिल कराएगा, और SBI स्मॉल कैप और NPS में निवेश 30 साल में कितनी रकम? बिल्कुल, खुशी की बात यह है कि लवनीश जी आपके गोल्स बिल्कुल इंटैक्ट आप पूरा कर सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो 2,000 की SIP आप SBI स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं, 30 साल बाद अगर हम 12% का रिटर्न माने तो 70 लाख रुपए आपको यहाँ से आएंगे। और जो 7,000 रुपये की SIP आप NPS में कर रहे हैं, वहाँ अगर हम 10% का रिटर्न पकड़ के चलें तो आपके पास 2 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। कुल मिला के 2.7 करोड़ रुपए आपको रिटायरमेंट पे 30 साल बाद मिलते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है कि आप जो आप कुल मिला के 15,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं, 30 लाख रुपए आपको चाहिए 10 साल में। तो अगर आप 10,000 रुपये की SIP चालू करते हैं 10 साल के लिए और उस SIP को बढ़ाते हैं तो आपको 10 साल में 30 लाख का कॉर्पस मिल जाता है। और बाकी की जो 5,000 हैं वो आप जो दूसरा गोल है आपका उसके लिए आप करते हैं और उसको भी 10% से बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको 38 लाख का कॉर्पस हो जाता है। यानी कि दोनों गोल्स आपके मीट हो रहे हैं। जहाँ तक फंड्स का सवाल है, पहली SIP के लिए आप UTI इक्विटी फंड या पारंपरिक लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और जो 5,000 की SIP है उसके लिए आप DSP BlackRock इक्विटी फंड या मेरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड में किसी एक फंड में निवेश कर सकते हैं। इनमें SIP चालू रखिए और 10 और 15 साल बाद में आपके दोनों गोल्स बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए रवनीश जी, आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर निवेश के लिए। एक्सपर्ट की राय पर ध्यान जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गजेंद्र, हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में शामिल होने के लिए शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।